दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक वेब सीरीज जिसका नाम है तस्करी। नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये सीरीज किस मैटर पर होने वाली है। दरअसल देश की सेवा सिर्फ पुलिस वाले या आर्मी वाले ही नहीं करते, बल्कि एक और डिपार्टमेंट भी है जो देश में गैर कानूनी तरीके से आ रहे माल को रोककर देश की सेवा करता है। इस सीरीज में आप देखेंगे कि किस तरह से लोग अपना दिमाग चलाकर क्या क्या चीजें 2 नंबर में मुंबई एयरपोर्ट पर लेकर आते हैं और हमारे जाबाज ऑफिसरों को अपना कितना दिमाग लड़ाना पड़ता है इस तरह की स्मगलिंग को रोकने के लिए। यह सीरीज बहुत ही जबरदस्त है, सो देखनी तो बनती है। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम टोनी और मूसा नाम के 2 विदेशी लोगों को देखते हैं जो स्वाति नाम की एक लेडी से बचकर भाग रहे थे। स्वाति टोनी के ऊपर नारियल मारकर उसको घायल कर देती है, लेकिन उसके बाद भी टोनी और मूसा बचकर भाग जाते हैं। इस समय स्वाति बार बार अपना पेट पकड़कर दौड़ रही थी। तभी टोनी और मूसा एक बोट पकड़कर वहां से भाग जाते हैं। फिर स्वाति दौड़ते दौड़ते बहुत ज्यादा थक जाती है, इसलिए वो एक जगह पर बैठ जाती है। तभी वहां पर एक आदमी स्वाति के पास आकर उसको पानी ऑफर करता है, लेकिन स्वाति पानी पीने से मना कर देती है। फिर वो आदमी स्वाति का नाम लेकर कहता है कि पी लो, बहुत थक गई होगी। फिर स्वाति हैरान होकर उस आदमी की तरफ देखने लगती है। दरअसल इस शख्स का नाम है अर्जुन और अर्जुन एक सुपरिटेंडेंट कस्टम ऑफिसर है जो बहुत समय से स्वाति का पीछा कर रहा था। अब अर्जुन स्वाति के बॉस रमेश को कॉल करता है और उससे 50 लाख रुपए की फिरौती मांगता है। अब असल में स्वाति है कौन और अर्जुन ने इसको किडनैप क्यों किया है, ये सभी राज आगे खुलेंगे। दरअसल ये पूरी कहानी एक खास जगह से शुरू हुई जिसका नाम है मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है, जहां हर रोज 1000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स आती है और 1.5 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। इन पैसेंजर्स के साथ लगभग 30,000 टन कार्गो भी आता है, जिसमें से कुछ लीगल होता है और बाकी का अवैध तरीके से सप्लाई किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद स्मगलर्स अवैध सोना और हीरे जवाहरात एयरपोर्ट के अंदर कैसे लाते हैं। इस सवाल के 2 जवाब निकलते हैं। पहला कि स्मगलर्स के पास तस्करी करने के लिए 1000 रास्ते हैं। वो लोग प्लान बनाकर सीक्रेटली सारा सोना एयरपोर्ट के अंदर ले आते हैं। और दूसरा जवाब है भ्रष्टाचार, जो भारत में आम बात है। ये स्मगलर्स देश विदेश से सोना और हीरे जवाहरात लेकर भारत में एंट्री करते हैं और इनकी एंट्री करने का मेन रास्ता है मुंबई एयरपोर्ट। अब इन स्मगलर्स को रोकने के लिए भारत सरकार ने कुछ खास ऑफिसर्स को तैनात किया है जिनको बोला जाता है कस्टम ऑफिसर्स। कस्टम ऑफिसर्स हर एक पैसेंजर का सामान चेक करते हैं और अगर उनको किसी पर भी शक होता है तो वो तुरंत उस पैसेंजर की तलाशी लेते हैं। हर रोज सैकड़ों स्मगलर्स अपना अवैध सामान लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर आते हैं और आज भी ठीक ऐसा ही होने वाला है। कुछ खास स्मगलर्स जो आज मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाले हैं, उनका नाम है शालिनी सिंह जो कि मिलान से है, वरुण कटालिया जो कि एल्डेरिया से है, इसके अलावा हेमा खंगानी जो कि बैंकॉक से है और स्वाति जो कि अदीस अबाबा से है। हर स्मगलर अपना अवैध माल खुफिया तरीके से मुंबई एयरपोर्ट पर लेकर आता है। शालिनी महंगे मोबाइल्स और टैबलेट की स्मगलिंग करती है और वरुण करोड़ों रुपए का सोना छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उनको अपने लैपटॉप में फिट कर लेता है। और बात करें हेमा की, तो वो करोड़ों रुपए की हैंड वॉच खरीदकर उनको अपने साथ ले जाती है। और सबसे लास्ट में बचती है स्वाति जो करोड़ों रुपए की हेरोइन अपने पेट में छुपाए हुए है। तभी मिकी नाम का एक आदमी सीनियर ऑफिसर पवार को खबर देता है कि हेमा आज करोड़ों रुपए का माल मुंबई एयरपोर्ट पर लाने वाली है। पवार मिकी की इस इंफॉर्मेशन से बहुत खुश होता है क्योंकि आज एक स्मगलर रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। फिर मिकी इस इंफॉर्मेशन के बदले 1.5 लाख रुपए की डिमांड करता है, जिसके बाद पवार कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जब हेमा प्लेन में बैठी हुई थी तो उसके साथ बैठी एक बच्ची बार बार खिड़की की तरफ देखने लगती है। फिर हेमा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें खिड़की के पास बैठना है। वो बच्ची कहती है हाँ। फिर हेमा उस बच्ची के साथ अपनी सीट बदल लेती है। उस बच्ची की माँ हेमा को थैंक यू कहती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन इन सभी स्मगलर्स को कोई अंदाजा भी नहीं था कि 48 घंटे पहले दिल्ली में क्या हुआ है। दरअसल 2 दिन पहले विपक्ष ने यह दावा किया कि हमारे देश को हर साल 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और इन सभी चीजों के जिम्मेदार हैं फाइनेंस मिनिस्टर। फिर फाइनेंस मिनिस्टर डिपार्टमेंट के सीनियर अविनाश के ऊपर चढ़ जाते हैं क्योंकि ऑफिसर्स को ट्रेन करना, उनको काम देना और सही राह दिखाना, ये तीनों जिम्मेदारियां अविनाश की थी। अविनाश फाइनेंस मिनिस्टर को याद दिलाता है
कि हमने पिछले साल लगभग 722 किलो सोना पकड़ा था, लेकिन तभी फाइनेंस मिनिस्टर उसको कहते हैं कि हर साल 300 टन अवैध सोना देश में आ रहा है और तुमने केवल 722 किलो ही पकड़ा। फिर अविनाश फाइनेंस मिनिस्टर की बात सुनकर चुप हो जाता है। अविनाश उनको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि इसमें गलती हमारी नहीं बल्कि सिस्टम की है, क्योंकि हर ऑफिसर को अपने काम के अनुसार सही इनाम चाहिए। जैसे अगर किसी ऑफिसर ने 50 किलो सोना पकड़ा हो तो बदले में उसको कोई भारी इनाम मिलना चाहिए ताकि बाकी के ऑफिसर्स भी इससे प्रेरित हों। लेकिन सरकार उनको एक बेकार सा मेडल देकर सारा सोना खुद रख लेती है, जिस वजह से ऑफिसर्स भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। फिर वो लोग मुजरिमों से एक भारी कीमत लेकर सारा सोना देश में आने देते हैं और इसी तरह से करप्शन बढ़ता है। फाइनेंस मिनिस्टर को अविनाश की बात सही लगती है, जिसके बाद वो अविनाश को ऑर्डर देते हैं कि ऐसे ऑफिसर्स ढूंढो जो ईमानदार और मोटिवेटेड और हंग्री हो। फिर अविनाश उनकी बात सुनकर हंसने लगता है, क्योंकि आज के समय में ऐसे ऑफिसर्स मिल पाना नामुमकिन है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर अविनाश को 2 दिन का समय देकर वहां से जाने के लिए कहते हैं। फिर अविनाश ऐसे ऑफिसर्स को ढूंढने में लग जाता है जो ईमानदार, मोटिवेटेड और हंग्री हो। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, यानी 2 दिन बाद। तभी हम देखते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश को खास इसी मिशन के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि बिना इसकी हेल्प के उन स्मगलर्स को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी तरफ शालिनी एक ऑफिसर की हेल्प लेकर अपने सभी आईफोन्स उनके पास छुपा देती है। फिर बैग चेक करवाने के बाद शालिनी उस ऑफिसर के पास जाती है और उसको कुछ पैसे देकर अपने महंगे फोन वापस ले लेती है। इस समय हेमा भी उस बच्ची के पेरेंट्स के साथ एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी। तभी पवार हेमा को रोक लेता है और कहता है कि आपको हमारे साथ चलना होगा। हेमा पवार की बात सुनकर घबरा जाती है। फिर पवार हेमा का बैग चेक करने लगता है, जिसमें उसको कई सारी घड़ियों के बॉक्स मिलते हैं। फिर पवार उससे पूछता है कि आप इन घड़ियों का क्या करेंगी। हेमा कहती है ये मेरे पोते पोतियों के लिए तोहफे हैं। फिर वो एक एक करके उन सभी घड़ियों को चेक करने लगता है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि एक भी घड़ी में डायमंड नहीं है। फिर पवार हेमा का बैग उसको वापस कर देता है। इस समय पवार को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मिकी की इंफॉर्मेशन गलत कैसे हो गई। लेकिन तभी हम मिकी को देखते हैं जो एक आदमी से पैसे ले रहा था। इसका मतलब हेमा ने मिकी को भी खरीद लिया है और उसको पहले से ही पता चल गया था कि एयरपोर्ट पर पवार उसके बैग की चेकिंग करेगा, इसलिए हेमा ने वो सारे डायमंड्स कहीं छुपा दिए थे। फिर हेमा उस बच्ची के घर पर जाती है और उसकी डोल के अंदर से करोड़ों रुपए के डायमंड्स निकाल लेती है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि स्मगलर्स का दिमाग किस लेवल पर काम करता है। तभी स्वाति जब एयरपोर्ट से निकलने के बाद अपने अड्डे पर जाती है तो टोनी और मूसा उसको किडनैप कर लेते हैं। फिर टोनी स्वाति के बॉस रमेश को फोन लगाता है और उससे 50 लाख US की फिरौती मांगते हैं। रमेश काफी सोचने के बाद 25 लाख देने के लिए मान जाता है। फिर टोनी कहता है कि मैं 1 घंटे में तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। अब रमेश अपने खास आदमी रघु को ऑर्डर देता है कि इन किडनैपर्स को खत्म कर दो और फिर रघु अपने काम पर निकल जाता है। अगले सीन में हम प्रकाश को देखते हैं, जो इस समय अपने सीनियर चीफ कमिश्नर गौतम से बात कर रहा था। प्रकाश गौतम को कहता है कि हमें स्मगलिंग को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने होंगे और उसमें से सबसे पहला एक्शन है मौजूदा स्टाफ को बाहर करना। दरअसल प्रकाश को अच्छी तरह से पता है कि बढ़ती हुई स्मगलिंग का कारण कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। एयरपोर्ट पर जो स्टाफ काम कर रहा है उनमें से लगभग आधे से ज्यादा लोग स्मगलर्स के साथ मिले हुए हैं और इसीलिए प्रकाश उन सभी को रिप्लेस करना चाहता है। लेकिन गौतम प्रकाश को कहता है कि मेरा स्टाफ ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी प्रकाश की नजर वरुण पर पड़ती है, जो एयरपोर्ट पर चेकिंग करने के बाद अंदर जा रहा था। प्रकाश को पहले से ही पता था कि वरुण के लैपटॉप में कुछ गड़बड़ है और इसीलिए वो वरुण को रोक लेता है। अब वरुण को भी अंदाजा हो जाता है कि प्रकाश उसकी तलाशी लेगा और इसीलिए वो बहाना बनाकर बचने की कोशिश करता है। लेकिन प्रकाश जबरदस्ती उसका लैपटॉप मशीन के नीचे रखवा देता है। फिर लैपटॉप को स्कैन करते ही सारी असलियत सामने आ जाती है, क्योंकि वरुण अपने लैपटॉप में छुपाकर कीमती सोना ले जा रहा था। तभी प्रकाश गौतम की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उनको तो अपने स्टाफ के ऊपर पूरा भरोसा था। हालांकि गौतम अभी भी प्रकाश की बात से सहमत नहीं था, क्योंकि एक साथ 30 ऑफिसर्स को रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। तभी कुछ देर बाद गौतम के पास अपने सीनियर ऑफिसर की कॉल आती है। दरअसल आज एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का इकलौता दामाद, जिसका नाम सिद्धार्थ गुप्ता है, सिंगापुर से मुंबई आ रहा था और इसीलिए गौतम और उसकी टीम को सिद्धार्थ की देखरेख करनी थी।
फिर गौतम सिद्धार्थ गुप्ता की सारी जिम्मेदारी प्रकाश को दे देता है, जिसके बाद प्रकाश उनके स्वागत की तैयारियों में लग जाता है। लेकिन सिद्धार्थ को कोई अंदाजा भी नहीं था कि मुंबई में उसका स्वागत किस तरह से होने वाला है। तभी जब सिद्धार्थ मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो उसको लेने के लिए कोई भी नहीं आता। फिर सिद्धार्थ चीफ कमिश्नर गौतम से इस बात की शिकायत करता है, जिसके बाद गौतम प्रकाश के पास फोन करता है, लेकिन प्रकाश तो उनकी कॉल रिसीव ही नहीं करता। दरअसल प्रकाश को पहले से ही पता था कि सिद्धार्थ गुप्ता के पास 5.5 करोड़ रुपए की घड़ी है और इस घड़ी पर 1.5 करोड़ रुपए की जो ड्यूटी बनती है वो भी नहीं भरी गई। अब प्रकाश सिद्धार्थ को हैंडल करने के लिए पवार जैसे कड़क ऑफिसर को चुनता है। पवार को कोई अंदाजा भी नहीं था कि सिद्धार्थ गुप्ता एक पॉलिटिशियन का दामाद है, इसलिए वो सिद्धार्थ को एक स्मगलर की तरह पकड़ लेता है। लेकिन सिद्धार्थ पवार को धमकाने की कोशिश करता है और यहाँ तक कि उसको 2 लाख रुपए भी ऑफर करता है। लेकिन पवार सिद्धार्थ को एक कमरे में ले जाकर उसको जोर से थप्पड़ देता है। लेकिन बाद में पवार को पता चलता है कि सिद्धार्थ एक पॉलिटिशियन का दामाद है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब पवार और उसके साथ लगभग 6 ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया जाता है। दूसरी तरफ गौतम प्रकाश के ऊपर आग उगल रहा था, लेकिन जवाब में प्रकाश उसको कहता है कि मेरी ज्वाइनिंग आज से नहीं बल्कि कल से थी और इसीलिए सिस्टम ने मेरा की कार्ड भी जनरेट नहीं किया। अब बिना कार्ड के प्रकाश कोई भी केस टेक ओवर नहीं कर सकता था और प्रकाश के पास गौतम का नंबर भी नहीं था। इसी वजह से सब गड़बड़ हो गई। प्रकाश की बातें सुनकर गौतम शांत हो जाता है। फिर प्रकाश गौतम को एक लिस्ट देता है जिसमें 3 ऑफिसर का नाम लिखा हुआ था। फिर प्रकाश गौतम से रिक्वेस्ट करता है कि आप इन तीनों ऑफिसर्स का सस्पेंशन कैंसिल कर दीजिए और बाकी का काम मैं खुद देख लूंगा। उन तीनों नामों में से एक नाम अर्जुन का भी था। फिर गौतम प्रकाश की बात मान लेता है। स्वाति को किडनैप करने के बाद अपने अड्डे पर ले जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर रघु भी आ जाता है और टोनी के आदमियों पर फायरिंग करने लगता है। अब टोनी और मूसा फौरन वहां से भागने लगते हैं, लेकिन रघु छत पर खड़े होकर उन दोनों को देख रहा था। तभी स्वाति खुद टोनी का पीछा करने लगती है। रघु स्वाति को भागने से मना भी करता है, लेकिन स्वाति उसकी बात नहीं मानती। अब इसके बाद क्या हुआ ये तो आप लोगों को पता ही है। अब कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से इस एपिसोड की शुरुआत हुई थी। अर्जुन स्वाति को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो स्वाति के बॉस से 50 लाख रुपए की डिमांड करता है। तभी कुछ देर बाद रघु खुद 50 लाख रुपए लेकर स्वाति को छुड़वाने के लिए आता है। अब अर्जुन के हाथ में पैसे आ गए थे। तभी चीफ कस्टम ऑफिसर सावंत उसको कॉल करता है और बताता है कि तुम्हारा सस्पेंशन रिवोक हो गया है। फिर ये खुशखबरी सुनकर अर्जुन भी बहुत खुश हो जाता है। फिर जाने से पहले वो रघु को कहता है कि अपने बॉस को अच्छी तरह से समझा देना कि अपना एक भी आदमी मुंबई एयरपोर्ट पर मत भेजे, क्योंकि मेरा सस्पेंशन रिवोक हो गया है। फिर रघु अर्जुन को कहता है कि अगर इतने ही ईमानदार हो गए हो तो तुमने वो पैसे क्यों लिए। जवाब में अर्जुन उसको कहता है कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है, क्योंकि सस्पेंशन रिवोक होने का कॉल पैसे मिलने के बाद आया था। फिर अर्जुन वहां से चला जाता है और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत कामत नाम की एक लेडी से होती है, जो अपनी बेटी के साथ सब्जी खरीदने के लिए आई हुई थी। दरअसल जिन 3 ऑफिसर्स का सस्पेंशन रिवोक हुआ था उनमें से एक ऑफिसर कामत भी है। तभी कुछ देर बाद कामत के पास सावंत की कॉल आती है और वो कहता है कि तुम्हारा सस्पेंशन रिवोक हो गया है। फिर कामत सावंत की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कामत को महंगी और रेयर चीजों की भी परख है। जहां आजकल लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपना मनोरंजन करते हैं, वहीं कामत उसी सोशल मीडिया की हेल्प से दुनिया भर के रेयर डायमंड्स, कीमती पत्थर और महंगी चीजों की जानकारी इकट्ठा करती है, ताकि तस्करी करने वाले किसी भी तरीके से अपना गैर कानूनी माल भारत में ना ला सके। इसकी फैमिली में इसकी एक बेटी है और हस्बैंड के साथ इसका तलाक हो चुका है। अब बात करते हैं तीसरे ऑफिसर की, जिसका नाम रविंद्र गुज्जर है और इनको सब लोग सेंटा क्लॉज के नाम से जानते हैं। गुज्जर एक ईमानदार और तेज तरार ऑफिसर है। कोई भी स्मगलर कितना भी बचने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन गुज्जर से नहीं बच सकता। तभी गुज्जर एयरपोर्ट पर आने के बाद कुलवीर धुरिया नाम के एक ऑफिसर को टिप देता है। दरअसल कुलवीर की न्यू ज्वाइनिंग हुई है और इसीलिए वो मुजरिमों को पहचानने में मात खा जाता है। गुज्जर कुलवीर को कहता है कि सामने जो आदमी जैकेट पहने हुए है, तुम जाकर उसको चेक करो। कुलवीर को वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब कुलवीर उसको चेक करना शुरू करता है तो एक मार्मोसेट मंकी उस आदमी की जेब से बाहर आ जाता है,
दरअसल इन मंकीज का पूरा नाम है पिग्मी मार्मोसेट मंकी और इनको अपने देश में लाना गैर कानूनी है, लेकिन रईस घर के बच्चों को इन मंकीज के साथ खेलना बहुत ही पसंद है और इसीलिए ये आदमी इन मंकीज को बैंकॉक से खरीद कर लाया है। फिर कुलबीर उस आदमी को अरेस्ट कर लेता है, जिसके बाद गुज्जर वहां से चला जाता है। अब बात करें गुज्जर की फैमिली की, तो इसकी फैमिली बहुत ही रईस है, लेकिन सिवाय गुज्जर के। गुज्जर की जब न्यू ज्वाइनिंग हुई तो उसको ड्यूटी फ्री शॉप पर काम करने वाली मीनाक्षी से प्यार हो गया। फिर मीनाक्षी और गुज्जर एक दूसरे को बहुत ही पसंद करने लगे, लेकिन मीनाक्षी को ये नहीं पता था कि गुज्जर की कमाई बहुत ही कम है। फिर कुछ समय बाद उन दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया, लेकिन शादी वाले दिन गुज्जर मीनाक्षी और उसके परिवार का बेसब्री से इंतजार करता रहा, लेकिन मीनाक्षी वहां पर आई ही नहीं। फिर कुछ घंटों बाद मीनाक्षी ने उसके पास एक मैसेज भेजा, आई एम सॉरी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि गुज्जर सिर्फ अपनी कमाई के भरोसे ही जी रहा है, जो कि बहुत ही कम है। वो दिन गुज्जर की लाइफ का सबसे बुरा दिन था। फिर गुज्जर ने वापस से अपनी ईमानदार भरी कस्टम ऑफिसर की ड्यूटी शुरू कर दी और मीनाक्षी भी उसी शॉप पर काम करने लगी। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। अर्जुन डिपार्टमेंट में कदम रखते ही सबसे पहले सावंत के पास जाता है और उनको किडनैपिंग वाले 50 लाख रुपए दे देता है। अर्जुन सावंत को ये नहीं बताता कि ये पैसे कहां से आए हैं। उसको तो बस देश की सेवा में थोड़ा फंड जमा करवाना था, क्योंकि वो जानता है ये 50 लाख रुपए की रकम देश के बहुत काम आएगी। फिर अर्जुन, कामत और गुज्जर असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश से मिलने के लिए जाते हैं। प्रकाश उन तीनों को स्मगलिंग से जुड़ी सभी बातें बताता है और साथ में ये भी कहता है कि तुम्हें मेरे अंडर काम करने में किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है। तुम लोग जिसको चाहे उसको पकड़ सकते हो, किसी की भी तलाशी ले सकते हो, और अगर तुम्हें कोई अपना काम करने से रोकेगा तो उसको मैं खुद देख लूंगा। फिर प्रकाश उन तीनों को आज का मेन एजेंडा बताता है। दरअसल प्रकाश ने उनको एक खास मकसद से यहाँ पर बुलाया था और इस मकसद का नाम है चौधरी सिंडिकेट। चौधरी सिंडिकेट एक बहुत ही बड़ी स्मगलिंग एम्पायर है, जिसको बड़ा चौधरी उर्फ रंजीत मिलान नाम के देश से ऑपरेट करता है। अब बात करें सिंडिकेट की, तो ये ग्रुप बहुत समय पहले 2 भाइयों ने शुरू किया था, छोटा चौधरी और बड़ा चौधरी। छोटा चौधरी काले धंधे करके अपने बड़े भाई को इस बिजनेस में शामिल करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ बड़ा चौधरी खूब पढ़ना चाहता था ताकि वो छोटे के सभी काले धंधे बंद करवा सके। फिर धीरे धीरे छोटे चौधरी ने पूरे शहर में अपना दबदबा बना लिया। कई बड़ी गैंग्स छोटे को अपने साथ शामिल करना चाहती थी, लेकिन छोटे चौधरी को अपनी आजादी पसंद थी और इसीलिए उसने सबका ऑफर ठुकरा दिया। फिर कुछ समय बाद बड़ा चौधरी इंजीनियर बन गया। छोटे को जैसे ही ये बात पता चली तो वो फूला नहीं समा रहा था। अब वो जल्दी से अपने भाई से मिलकर उसको बधाई देना चाहता था, लेकिन रास्ते में 2 गुंडों ने छोटे चौधरी को शूट कर दिया। जब बड़े भाई ने छोटे भाई की लाश देखी तो उसकी आंखों में खून उतर आया। अब कुछ भी करके वो अपने भाई का बदला लेना चाहता था और इसीलिए बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का बिजनेस टेक ओवर कर लिया। फिर इस धंधे में आने के बाद उसने अपनी सारी डिग्रियां भी जला दी और फिर उसने शर्मा जी की हेल्प से उन सभी गुंडों को भी निपटा दिया जिसने उसके छोटे भाई को मारा था। रंजीत ने अपनी गैंग में कई बड़े बड़े स्मगलर्स को भी शामिल किया हुआ था, जिनमें से सबसे खास है अन्ना का भतीजा राहुल और सुरेश भी, जिनमें से सबसे खास है अन्ना का भतीजा राहुल और सुरेश। ये तीनों मिडल ईस्ट से इंडिया में सोने की स्मगलिंग करते हैं। अन्ना एल्डेरा का पूरा बिजनेस संभालता है और इसके अलावा रंजीत की गैंग में एक शख्स और भी है, कार्लोस जूनियर, जो इथोपिया से इनके पास ड्रग्स भेजता है। इंडिया में उनके माल को कलेक्ट करना और उनको बेचने की जिम्मेदारी रमेश भाई की है। अब रंजीत के सिंडिकेट में अगला नाम है मिसेज सैयद, जो इटली और लंदन से महंगे बैग्स और लग्जरी गुड्स इंपोर्ट करती है और इन सभी की हेल्प से धीरे धीरे करके बड़ा चौधरी उर्फ रंजीत हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्मगलर बन गया। फिर कुछ समय बाद मिलान में एक फैशन शूट के दौरान रंजीत की मुलाकात व्यंका नाम की एक मॉडल से हो जाती है। रंजीत को वो मॉडल बहुत ही पसंद आ गई, जिसके बाद व्यंका का कन्वर्जन हुआ और वो शुद्ध भारतीय नारी विनीता चौधरी बन गई। आज इन दोनों का एक 4 साल का बेटा भी है और चौधरी और उसका परिवार लेक कोमो के एक विला में खुशी खुशी रह रहे हैं। फिर प्रकाश उन तीनों से कहता है कि आज से तुम्हारा सिर्फ एक ही मिशन होगा, चौधरी सिंडिकेट को खत्म करना, और ये बात बाहर किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। फिर प्रकाश उन तीनों को सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट में शामिल कर लेता है और आज से अर्जुन इस यूनिट का हेड होगा। फिर अर्जुन, कामत और गुज्जर वहां से चले जाते हैं। अब इन तीनों को ही अपनी एक टीम तैयार करनी थी, क्योंकि सिर्फ 3 लोगों के दम पर इतना बड़ा मिशन पूरा नहीं किया जा सकता। अगले सीन में हम शर्मा जी को देखते हैं,
जो चौधरी सिंडिकेट के राजा रंजीत चौधरी से मिलने के लिए जाता है। शर्मा चौधरी से पूछता है कि एक साथ 7 ऑफिसर्स का ट्रांसफर कैसे हो गया, क्योंकि इससे हमारे धंधे में काफी नुकसान हो सकता है। फिर जवाब में चौधरी उनको कहता है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पवार नाम के एक ऑफिसर की गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है और उन 7 ऑफिसर्स की जगह पर जो ऑफिसर आने वाले हैं उनकी लिस्ट भी आज शाम तक हमें मिल जाएगी। दूसरी तरफ अर्जुन इंडिया के अलग अलग कोनों से बहुत ही बहादुर, जाबाज और ईमानदार ऑफिसर्स को मुंबई बुला लेता है। इन ऑफिसर्स के नाम है श्रीलता नैयर, विल्सन रॉय, सज्जाद शेख और केपी अवस्थी। अब अर्जुन ने एक बेहतरीन टीम तैयार कर ली थी, जिसके बाद वो सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। फिर गुज्जर को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिठा दिया जाता है ताकि वो सभी पैसेंजर्स की आईडी, डेटा और डिपार्टमेंट पर नजर रख सके। कामत खुद एयरपोर्ट पर खड़े होकर सभी ऑफिसर्स को लीड करती है और अर्जुन उन सभी पर नजर रखता है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि अर्जुन और उसकी पूरी की पूरी टीम ईमानदार जो थी। लेकिन उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले समय में उनको ये ईमानदारी कितनी भारी पड़ने वाली है। फिर अर्जुन कुलवीर को कामत के पास जाने के लिए कहता है, क्योंकि वही तो है जो उसको सही ट्रेनिंग दे पाएगी। फिर कामत कुलवीर को कंप्यूटर के सामने बिठा देती है और उसको काम देती है कि हर एक बैग को अच्छी तरह से चेक करो। लेकिन कुलवीर अपने पहले ही टास्क में फेल हो जाता है, क्योंकि एक लेडी के बैग में कुछ ऐसा रखा हुआ था जिसको कुलवीर नजरअंदाज कर देता है। फिर कामत तुरंत ही उस लेडी के बैग को चेकिंग के लिए ले जाती है। दरअसल उस लेडी के बैग में 2 टेडी बियर्स थे, जिनको कुलवीर खिलौना समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन कामत को अंदाजा हो जाता है कि ये कोई ऐसे वैसे मामूली टेडी बियर नहीं है। दरअसल वो दोनों टेडी बियर्स सहनेल और ब्लैक सेल्स मार्केट जैसे बहुमूल्य पत्थरों से बने हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। अब कामत उस लेडी को डांटना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो लेडी ड्यूटी भरने के लिए मान जाती है। इसी तरह स्मगलर्स अपने पास सामान छुपाकर भारत में लेकर आते थे और कुलवीर जैसे ऑफिसर्स उनकी तरकीब से चकमा खा जाते थे। तभी हम देखते हैं कि गुज्जर जब रेगुलर पैसेंजर्स की ट्रैवल हिस्ट्री चेक करता है तो उसको प्रिया नाम की एक लड़की में कुछ अजीब लगता है। दरअसल प्रिया पिछले 6 महीनों में 12 बार इंटरनेशनल सफर कर चुकी है और सबसे खास बात यह है कि वो हर बार डोमेस्टिक एरिया में ही लैंड करती है और फिर वहां से मुंबई आती है। उदाहरण के तौर पर प्रिया एल्डेरा से पुणे लैंड करती है और फिर पुणे से मुंबई, और अगली बार वो एल्डेरा से गुजरात और गुजरात से मुंबई। यानी हर बार मेन लोकेशन एक ही है, लेकिन डोमेस्टिक लोकेशन बदल जाती है। दरअसल प्रिया ऐसा इसलिए किया करती थी क्योंकि भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल करने पर कोई भी चेकिंग नहीं होती। फिर प्रिया दिमाग लगाकर अपना गैर कानूनी सोना प्लेन के टॉयलेट में छुपा देती है और फिर बड़े ही आराम से अपनी चेकिंग करवा लेती है। फिर कुछ समय बाद वो वापस उसी फ्लाइट में चढ़ती है और भारत के किसी भी राज्य से सीधा मुंबई आ जाती है, वो भी बिना चेकिंग के। गुज्जर ने प्रिया के इस गोलमाल को नोटिस कर लिया था, जिसके बाद अर्जुन प्रिया के पास जाकर उससे बात करता है। फिर प्रिया अर्जुन को अपना बोर्डिंग पास और फ्लाइट डिटेल दिखाती है, लेकिन तभी अर्जुन उसको धीरे से कहता है कि मेरे एक ऑफिसर को तुम पर शक हो गया है। अब प्रिया अर्जुन की बात सुनकर घबरा जाती है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अर्जुन ने प्रिया को ये बात धीरे से क्यों कही, क्या वो भी प्रिया के साथ मिला हुआ है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। अर्जुन बोर्डिंग पास चेक करने के बहाने धीरे से प्रिया से पूछता है कि तुम कहां पर रुकी हो। जवाब में प्रिया कहती है नोवोटेल, जिसके बाद अर्जुन उसको कहता है कि मैं शाम को तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा। फिर अर्जुन प्रिया को वहां से भेज देता है। अब एक बात तो साफ थी कि अर्जुन प्रिया को बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन अब अर्जुन का एक स्मगलर के साथ क्या रिश्ता हो सकता है, ये हमें आगे पता चलेगा। अब कहानी पास्ट में जाती है, जहां हम देखेंगे कि अर्जुन प्रिया को कैसे जानता है। दरअसल प्रिया एक एयर होस्टेस है जो अपनी बॉडी के जरिए सोने की स्मगलिंग करती है। प्रिया अपनी बॉडी में गोल्ड बिस्किट्स छुपा लेती है और फिर उनको चुपके से मुंबई एयरपोर्ट के अंदर ले आती है। अर्जुन बहुत समय से प्रिया को नोटिस कर रहा था। फिर एक दिन वो प्रिया को रोक लेता है और बताता है कि तुम्हारी टैक्सी वापस भेज दी गई है। लेकिन अर्जुन प्रिया की बात समझ नहीं पाती। फिर अर्जुन उसको बताता है कि मुझे तुम्हारी स्मगलिंग करने का राज पता चल गया है। अब ये बात सुनते ही प्रिया घबरा जाती है। फिर अर्जुन प्रिया को अकेले ही एक रूम के अंदर लेकर जाता है, जहां प्रिया सारा का सारा सोना बाहर निकालकर अर्जुन के सामने रख देती है। फिर अर्जुन उससे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। फिर जवाब में प्रिया रोते हुए कहती है कि मुझे और मेरे मंगेतर को मुंबई में एक घर खरीदना था और मेरी सैलरी बहुत ही कम है,
जिस वजह से मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। फिर अर्जुन भी प्रिया को सारी सच्चाई बता देता है। दरअसल प्रिया का एक मंगेतर शुभम कपूर एक पायलट है जो प्रिया से ये सभी इल्लीगल धंधे करवाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुभम प्रिया से पहले भी 4 एयर होस्टेस को अपने झांसे में फंसा चुका है। तभी अर्जुन प्रिया को एक तस्वीर दिखाता है जिसमें शुभम अपनी पत्नी रोहिणी कपूर और 2 बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गया हुआ है। उस तस्वीर को देखते ही प्रिया के होश उड़ जाते हैं। अब प्रिया को एहसास हो जाता है कि प्यार के चक्कर में उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर अर्जुन प्रिया को समझाता है कि जो भी हो गया उसको भूल जाओ, लेकिन अब तुम्हें शुभम को पकड़ने में हमारी हेल्प करनी होगी। और प्रिया भी अर्जुन की हेल्प करने के लिए मान जाती है। अब वो ठीक वैसा ही करती है जैसा अर्जुन ने चाहा था। शुभम एक बार फिर से प्रिया को सोने के बिस्किट स्मगल करने के लिए दे देता है, लेकिन इस बार प्रिया वो बिस्किट शुभम के बैग में ही छुपा देती है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर वो बैग पकड़ा जाता है। अब अर्जुन शुभम को अरेस्ट कर लेता है और शुभम भी समझ जाता है कि प्रिया ने उसको धोखा दे दिया। फिर शुभम की गिरफ्तारी के बाद अर्जुन और प्रिया एक साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। कहीं न कहीं अर्जुन और प्रिया दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन अर्जुन खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं करता क्योंकि उसको अपने मिशन में प्रिया की बहुत जरूरत पड़ने वाली थी। अब प्रिया को भी पहले से ही अंदाजा हो गया था कि अर्जुन को उससे कुछ काम है, क्योंकि अर्जुन ने उसको तस्करी करने के जुर्म में अरेस्ट जो नहीं किया। फिर प्रिया अर्जुन की हेल्प करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद अर्जुन उसको सारा प्लान समझाता है। अर्जुन प्रिया को बताता है कि हमें एक बड़े सिंडिकेट को खत्म करना है और उस सिंडिकेट की बर्बादी का कारण बनोगी तुम। रंजीत की टीम में मेन 3 लोग काम करते हैं, अन्ना, राहुल और सुरेश। इंडिया में सोने की जितनी भी तस्करी होती है उन सब का मेन बॉस है अन्ना। अब अन्ना को केरल के लोग अपना भगवान मानते थे, क्योंकि अन्ना ने कई सारे जरूरतमंद लोगों को नौकरियां दिलवाई है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि अन्ना उन्हीं जरूरतमंद लोगों का फायदा उठाता है और उनको अपना पोपट बना लेता है। पोपट यानी कोरियर बॉय, जो सोने को महफूज तरीके से एयरपोर्ट से बाहर लेकर जाता है। अब प्रिया को जिस आदमी को टारगेट करना था उसका नाम है राहुल। अब वो राहुल के जरिए ही अन्ना की गैंग में शामिल होने वाली थी, जिसके बाद गैंग में जो कुछ भी चल रहा है वो खुद ब खुद अर्जुन को पता चल जाएगा। प्रिया और अर्जुन मिलकर सारा प्लान सेट कर लेते हैं, जिसके बाद प्रिया अपने काम पर लग जाती है। दरअसल राहुल अक्सर एल्डेरा से मुंबई ट्रैवल किया करता था और प्रिया भी धीरे धीरे राहुल को अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर देती है। फिर एक दिन राहुल एक्साइटेड होकर प्रिया को अपना फोन नंबर दे देता है, लेकिन जवाब में प्रिया उसको बताती है कि मैं एंगेज्ड हूँ। खैर, राहुल जैसे रईस जादों को इन सब चीजों से कहाँ कोई फर्क पड़ता है। वो प्रिया को कहता है कि तुम जब भी एल्डेरा आओ तो हम एक साथ बैठकर डिनर करेंगे। फिर प्रिया भी राहुल का फोन नंबर ले लेती है, जिसके बाद राहुल खुश होकर वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद प्रिया राहुल को फोन करती है। उस वक्त राहुल अपने काम में बहुत ही बिजी था, लेकिन प्रिया की आवाज सुनते ही वो तुरंत अपना सारा काम छोड़ देता है। फिर प्रिया राहुल को एक साथ डिनर करने के लिए कहती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में नजदीकियां और भी बढ़ जाती है। अब धीरे धीरे प्रिया और राहुल हर रोज मिलने लगते हैं और राहुल को भी एहसास हो जाता है कि प्रिया भी स्मगलिंग बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानती है। अब प्रिया जानबूझकर राहुल को उकसा रही थी ताकि वो अपना आखिरी दाव खेल सके, और राहुल उसके जाल में फंस भी जाता है। अब कुछ समय बाद ठीक वैसा ही होता है जैसा अर्जुन ने प्लान किया था। प्रिया अपना आखिरी दाव खेल देती है और रोते हुए राहुल को बताती है कि मेरी एयर होस्टेस की नौकरी चली गई है और मेरे मंगेतर ने भी मुझे छोड़ दिया। अब राहुल को भी प्रिया के साथ घर बसाने का मौका मिल जाता है, जिसके बाद वो प्रिया को अपने बिजनेस में शामिल कर लेता है। फिर वो प्रिया को अपने बिजनेस पार्टनर अन्ना और सुरेश से मिलवाता है। पहले तो अन्ना को प्रिया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, लेकिन जब वो देखता है कि प्रिया को स्मगलिंग बिजनेस के बारे में काफी जानकारी है तो वो प्रिया को अपने बिजनेस में शामिल कर लेता है। और इसके अलावा प्रिया के एयरपोर्ट में बहुत सारे कनेक्शंस भी हैं, जिनकी हेल्प से तस्करी करना और भी आसान हो जाएगा। अब प्रिया तस्करी के बिजनेस में घुसते ही वहां अपना पैर जमा लेती है। फिर धीरे धीरे प्रिया को रंजीत के बिजनेस के बारे में भी पूरी जानकारी मिल जाती है कि माल कब आता है और कितना आता है और फिर उसको स्मगल कैसे किया जाता है। ये जानकारी प्रिया हर शाम अर्जुन को दिया करती थी। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, यानी कि वो दिन जहां से ये एपिसोड खत्म हुआ था। शाम के वक्त अर्जुन प्रिया से मिलता है और प्रिया उसको अन्ना के बिजनेस की सारी डिटेल्स दे देती है। प्रिया अर्जुन को एक लिस्ट भी देती है जिसमें उन ऑफिसर्स के नाम थे जो अन्ना के लिए काम किया करते थे। अर्जुन लिस्ट में ऑफिसर पटेल का नाम पढ़कर हैरान हो जाता है, क्योंकि पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को पटेल पर बहुत भरोसा था। अब प्रिया अर्जुन को सबसे खास बात बताती है
कि अन्ना और उसकी टीम स्मगलिंग को कैसे अंजाम देते हैं। वो बताती है कि ज्यादातर स्मगलिंग 2 तरीके से होती है। पहले तरीके में वो लोग सोना लग्जरी बैग के टॉप पर और हैंड बैग के हैंडल में फिट कर देते हैं ताकि वो सोना किसी की भी नजरों में आए बिना एयरपोर्ट से बाहर हो जाए। और दूसरा तरीका है गोल्ड पाउडर। अन्ना नई मशीनों के जरिए सोने को पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद वो पाउडर डिब्बे में भरकर एयरपोर्ट से बाहर हो जाता है और फिर उस पाउडर को दोबारा से सोने के बिस्किट में बदल दिया जाता है। अर्जुन प्रिया की ये सारी बातें सुनकर हंसने लगता है क्योंकि ये स्मगलर्स तस्करी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर अर्जुन प्रिया से पूछता है कि क्या उन लोगों को नए 7 ऑफिसर्स के बारे में कुछ पता चला। प्रिया कहती है अभी तो नहीं, लेकिन वो सभी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। फिर अर्जुन एक और प्लान बनाता है जिसकी हेल्प से वो लोग सीधा अन्ना और उसके बिजनेस को टारगेट करेंगे, लेकिन ये प्लान बहुत ही रिस्की था। इसलिए अर्जुन प्रिया को कहता है कि काम पूरा हो जाने के बाद तुम एल्डेरा में नहीं रहोगी। फिर प्रिया अर्जुन से पूछती है कि अगर मैं एल्डेरा में नहीं रहूंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी, लेकिन तभी अर्जुन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और बताता है कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, लेकिन शादी करने से पहले मैं रंजीत और उसके सिंडिकेट को खत्म कर दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं मिलान के एक शहर में एक चाइनीज लेडी सोने की डिजाइनर प्लेट से भरा एक ट्रक लूट लेती है। दरअसल ये काम मिसिज सैयद ने करवाया था क्योंकि इन डिजाइनर प्लेट्स की वैल्यू 400 करोड़ रुपए है। फिर सैयद अपने चमचों को हाफ पेमेंट दे देती है, यानी कि 200 करोड़ रुपए, जिसके बाद वो रंजीत को फोन करती है और बताती है कि हमारा काम हो गया है। रंजीत ये खबर सुनकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ प्रकाश अर्जुन को मिलने के लिए बुलाता है। प्रकाश अर्जुन को बताता है कि इस महीने की 24 तारीख को मुंबई में वर्ल्ड कस्टम कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस कॉन्फ्रेंस में गेस्ट प्रोटोकॉल देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी और तुम्हारी टीम की होगी। अर्जुन प्रकाश की बात सुनकर खुश नहीं होता क्योंकि वो लोग यहाँ पर स्मगलर्स को पकड़ने आए हैं, ना कि गेस्ट प्रोटोकॉल देखने के लिए। फिर प्रकाश अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद अर्जुन समझ जाता है कि प्रकाश ने बहुत सोच समझकर ही ये फैसला लिया होगा। दरअसल प्रकाश ने जानबूझकर अर्जुन और उसकी टीम को गेस्ट प्रोटोकॉल में शामिल किया था ताकि अगले 24 घंटे में ये बात दुनिया के हर एक स्मगलर तक पहुंच जाए। फिर स्मगलर्स 24 तारीख को ही अपना माल ट्रांसफर करेंगे और उस दिन मुंबई एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा माल स्मगल होगा। अर्जुन को प्रकाश का ये आइडिया समझ में आ जाता है, जिसके बाद वो बाहर आने के बाद सबसे पहले वो ऑफिसर पटेल को ये बात बताता है। फिर पटेल तुरंत रंजीत को फोन करता है और उसको खुशखबरी दे देता है कि 24 तारीख को हमारा 1 साल का काम 1 दिन में ही हो जाएगा। अब रंजीत ये खबर अन्ना और सुरेश तक भी पहुंचा देता है, जिसके बाद अन्ना और सुरेश ज्यादा से ज्यादा माल का बंदोबस्त करने में जुट जाते हैं। प्रिया को पहले से ही पता था कि अन्ना और सुरेश बहुत शातिर हैं और वो लोग जरूरत से ज्यादा रिस्क नहीं उठाएंगे, इसलिए प्रिया अन्ना, सुरेश और राहुल के मन में अपनी थ्योरी का तड़का लगा देती है। प्रिया उन तीनों को समझाती है कि हमें सिर्फ एक ही तरीके से नहीं बल्कि हर फॉर्म में अपना माल मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचाना होगा। राहुल के पास माल पहुंचाने के लिए लगभग 61 पैसेंजर्स हैं। फिर प्रिया उनमें से 40 पैसेंजर्स को अपने काम के लिए रख लेती है और बाकी के पैसेंजर्स इथोपिया भेज दिए जाते हैं क्योंकि जूनियर को भी 20 आदमियों की जरूरत थी। फिर प्रिया हर एक पैसेंजर को ज्यादा से ज्यादा सोना देने के लिए कहती है और इसके अलावा उन सभी के पास 1 किलो गोल्ड पाउडर भी होगा जो आसानी से मुंबई में स्मगल हो सकता है। लेकिन सुरेश को यह सब ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी इतना सारा माल एक साथ स्मगल नहीं किया। फिर सुरेश इस बारे में अन्ना और राहुल से भी बात करता है, लेकिन उन दोनों को प्रिया पर पूरा भरोसा था, जिसके बाद अन्ना लगभग 300 किलो गोल्ड का ऑर्डर दे देता है। फिर माल अल्डेरा आते ही 300 किलो गोल्ड, गोल्ड पाउडर, लग्जरी बैग, गोल्ड प्लेट्स और 50 करोड़ रुपए की 3 घड़ियां, इन सभी चीजों को मुंबई स्मगल करने की तैयारी की जाती है। सुरेश का मन बार बार कह रहा था कि प्रिया पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अन्ना अपने आगे सुरेश की एक भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ अर्जुन कामथ और गुज्जर के पास जाकर उनको बताता है कि हमें एक जबरदस्त टिप मिली है। अर्जुन और उसकी टीम को 24 तारीख को मुंबई एयरपोर्ट पर रहकर रंजीत का सारा माल पकड़ना होगा। फिर कामथ और गुज्जर अर्जुन से पूछते हैं कि हम ये सब करेंगे कैसे, क्योंकि 24 तारीख को हमें गेस्ट प्रोटोकॉल देखना होगा। फिर जवाब में अर्जुन उनको बताता है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना क्योंकि आखिरी समय में प्रकाश ऑफिसर्स की लिस्ट बदल देगा, जिसके बाद हम लोग बड़ी ही आसानी से स्मगलर्स को पकड़ सकते हैं। अब अर्जुन के सामने सिर्फ एक ही मुसीबत थी और वो थी कि वो प्रिया को इस झमेले से बाहर निकालना चाहता था, क्योंकि अगर प्रिया वहां से नहीं निकल पाई और एयरपोर्ट पर रंजीत का माल पकड़ा गया
तो प्रिया बहुत बुरी तरह से फंस जाएगी। फिर अर्जुन प्रिया को फोन करके उसको सारी बात समझा देता है, जिसके बाद प्रिया एयरपोर्ट जाने के लिए पैकिंग करने लगती है। तभी दरवाजे पर कोई शख्स प्रिया से मिलने के लिए आता है। जब प्रिया दरवाजे के बाहर झांक कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर राहुल खड़ा था। फिर प्रिया अपना पसीना पोंछकर दरवाजा खोलती है और राहुल भी अंदर आते ही इधर उधर देखने लगता है, जैसे वो प्रिया के कमरे की तलाशी ले रहा हो। फिर प्रिया राहुल से पूछती है क्या हुआ। राहुल बताता है कि अन्ना ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। अब राहुल की बात सुनकर प्रिया घबरा जाती है, क्योंकि कुछ घंटों में उसकी फ्लाइट है और अगर वो यहाँ से नहीं निकल पाई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन प्रिया को मजबूरी में राहुल के साथ जाना ही पड़ता है। रास्ते में राहुल प्रिया से अजीबोगरीब सवाल पूछने लगता है, जिसके बाद प्रिया उससे साफ साफ पूछ लेती है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो। फिर राहुल उसको बताता है कि सुरेश काका ने तुम पर नजर रखने के लिए कहा है और जब तक हमारा माल मुंबई एयरपोर्ट से बाहर नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे साथ ही रहोगी। अब प्रिया यहाँ पर बुरी तरह से फंस जाती है। तभी कुछ देर बाद 2 पुलिस की गाड़ियां राहुल को रोक लेती है। राहुल को अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद वो तुरंत अन्ना को फोन करने लगता है और उनको इन्फॉर्म कर देता है कि मुझे पुलिस वालों ने घेर लिया है। फिर ऑफिसर्स राहुल को गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहते हैं, जिसके बाद राहुल की गाड़ी की तलाशी ली जाती है। एक ऑफिसर को गाड़ी के अंदर ड्रग का पैकेट मिलता है, जिसके बाद पुलिस वाले राहुल और प्रिया को अरेस्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 4th एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। प्रिया और राहुल दोनों को अलग अलग गाड़ियों में बिठा दिया जाता है, जिसके बाद शुरू होता है असली खेल। दरअसल राहुल और प्रिया को अरेस्ट करवाना पहले से ही प्लान्ड था। अर्जुन को पता था कि प्रिया आखिरी समय में फंस सकती है और इसीलिए उसने अपने दोस्त ऑफिसर गोविंद को कहकर प्रिया और राहुल को अरेस्ट करवा लिया। फिर गोविंद प्रिया को सीधा एयरपोर्ट पर लेकर जाता है और वहीं दूसरी तरफ गोविंद का एक ऑफिसर राहुल को रेगिस्तान के बीचों बीच छोड़ देता है। अब राहुल यहाँ बुरी तरह से फंस गया था, क्योंकि रेगिस्तान में मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करेगा और यहाँ कोई आदमी भी नहीं है जिससे राहुल हेल्प मांग सके। दूसरी तरफ अन्ना राहुल को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। फिर अन्ना अपने डीलर अरबाब को फोन लगाता है, जिसके बाद अन्ना और अरबाब हर पुलिस स्टेशन में जाकर राहुल के बारे में पता करते हैं। दूसरी तरफ सुरेश अपने कोरियर बॉय को सारा काम समझा देता है ताकि एयरपोर्ट पर कोई भी गड़बड़ ना हो। इस समय सुरेश के पोपट हर तरफ से माल ले जाने का बंदोबस्त कर रहे थे। फिर वो इंपोर्टेड घड़ियों की जिम्मेदारी पायलट को दे देता है, जिसके बाद बाकी का माल पोपट अपने साथ लेकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। सुरेश के पोपट लगभग सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बैठे हुए थे, जो एल्डेरा से होते हुए दिल्ली, लखनऊ, गोवा और भारत के बाकी राज्यों में लैंड होगी। जिसके बाद सभी पोपट डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़कर बड़ी ही आसानी से मुंबई एयरपोर्ट पर दाखिल हो जाएंगे। अब ये तो सुरेश और अन्ना का प्लान था, लेकिन सुरेश को कोई अंदाजा भी नहीं था कि अर्जुन ने स्मगलर्स को पकड़ने के लिए क्या क्या प्लानिंग कर रखी है। अर्जुन सबसे पहले उन डेलीगेट्स का स्वागत करता है जो कस्टम कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। उस समय कुछ समय के लिए अर्जुन और उसकी टीम एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं थे, जिसके कारण सभी को यकीन हो जाता है कि वो लोग कस्टम कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए। अब स्मगलर्स के लिए रास्ता साफ हो गया था और फिर जैसे ही ये न्यूज सभी तरफ फैल जाती है तो पोपट अपना माल लेकर अलग अलग राज्यों से फ्लाइट में बैठ जाते हैं। लेकिन आखिरी समय में अर्जुन मुंबई एयरपोर्ट पर वापस आ जाता है। जितने भी ऑफिसर्स इस स्मगलिंग में शामिल थे वो सभी अर्जुन, कामत और गुज्जर को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर प्रकाश सभी ऑफिसर्स को एक बड़ी इंटेल के बारे में बताता है, जिसके मुताबिक आज मुंबई एयरपोर्ट पर ढेर सारे स्मगलर्स माल लेकर उतरने वाले हैं। प्रकाश को कुछ भी करके उन सभी स्मगलर्स को पकड़ना था, इसलिए वो अर्जुन को इस ऑपरेशन का हेड बना देता है। सबसे पहले अर्जुन अपने सभी ऑफिसर्स के फोन जब्त कर लेता है ताकि ये बात इस ऑफिस से बाहर ना जाने पाए। फोन जब्त होते ही पटेल के हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि अगर उसने कस्टम ऑफिसर्स का साथ दिया तो बड़ा चौधरी उसको मार डालेगा और अगर साथ नहीं दिया तो अर्जुन उसको जेल भिजवा देगा। अर्जुन को इस बारे में पहले से ही पता था कि रंजीत के सिंडिकेट में सबसे बड़ा खबरी ऑफिसर पटेल है और इसीलिए वो पटेल, सज्जाद और अवस्थी की एक टीम बना देता है जो DRI ऑफिसर के साथ मिलकर स्मगलर्स को पकड़ेंगे। फिर अर्जुन उन सभी को अच्छी तरह से समझा देता है कि कोई भी ऑफिसर पहली फ्लाइट से उतरने वाले पोपट को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि एक बार वो पोपट ग्रीन चैनल से बाहर हो गया तो बाकी सारे पोपट खुद ब खुद अर्जुन के जाल में फंस जाएंगे। कोई भी शख्स, फिर चाहे वो पायलट हो या सफाई कर्मचारी, बिना चेकिंग के एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाना चाहिए और इसके अलावा सारी डोमेस्टिक फ्लाइट को भी चेक किया जाएगा।
क्योंकि सबसे ज्यादा पोपट माल लाने के लिए डोमेस्टिक फ्लाइट का ही यूज करने वाले हैं। अब सभी ऑफिसर्स अर्जुन की ये बात अच्छे से समझ जाते हैं, जिसके बाद अर्जुन उन सभी को एयरपोर्ट के चारों तरफ तैनात कर देता है। दूसरी तरफ अन्ना, अरबरार और सुरेश राहुल को ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन की टीम पोपटों के लिए जाल बिछाकर उनका इंतजार कर रही थी। तभी कुछ देर बाद गुज्जर अर्जुन के पास आकर उसको एक लिस्ट देता है। ये लिस्ट उस फ्लाइट के पैसेंजर्स की थी जो एल्डेरा से डायरेक्ट मुंबई आ रही थी, जिसमें 2 औरतों और बच्चों को मिलाकर कुल 5 पोपट फ्लाइट में बैठे हुए थे। फिर अर्जुन पटेल के पास फोन करता है और बताता है कि एल्डेरा से मुंबई आने वाली फ्लाइट में जो 5 पोपट बैठे हैं उन्होंने ग्रीन चैनल क्रॉस कर लिया है, इसलिए उन सभी पर नजर रखना। पटेल अर्जुन की बात अच्छी तरह से समझ जाता है, जिसके बाद वो उन सभी पोपट का पीछा करने लगता है। एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही वो 5 लोग एक गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। अब पटेल एक आदमी को जबरदस्ती रोककर उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। फिर कुछ दूरी पर जाकर स्मगलर्स की गाड़ी रुक जाती है। पटेल देखता है कि स्मगलर्स के साथ और भी कई सारे लोग शामिल हैं, इसलिए वो अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकलता। फिर वो उस गाड़ी के मालिक से फोन मांगता है, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो फोन किसको करे, अर्जुन को या फिर अपने बॉस को, क्योंकि अब ये बुरी तरह से फंस गया था। अब एक तरफ इसकी जान दांव पर लगी थी और दूसरी तरफ इसकी नौकरी। तभी कुछ देर बाद 2 आदमी जबरदस्ती पटेल के पास आकर बैठ जाते हैं। फिर पटेल उन दोनों को गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो लोग पटेल को घूसा मारकर उसको बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर सब कुछ ठीक वैसा ही चल रहा था जैसा अर्जुन ने सोचा था। स्मगलर्स कस्टम ऑफिसर से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन ने एयरपोर्ट के चारों तरफ अपने ऑफिसर्स फैला दिए थे, जिसके बाद कस्टम टीम सभी स्मगलर्स को पकड़ लेती है। इस स्मगलर्स की लिस्ट में स्वाति का नाम भी शामिल था। फिर स्वाति अपना दिमाग चलाकर अपने ही एक आदमी को आगे कर देती है, जिसके बाद वो आदमी कस्टम ऑफिसर्स के साथ बहस करने लगता है। अब मौके का फायदा उठाकर स्वाति चुपके से वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अर्जुन स्वाति के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको पकड़ लेता है। अब अर्जुन और उसकी टीम को स्मगलर्स के पास से लगभग 500 किलो सोना और 50 करोड़ की घड़ियां और इसके अलावा और भी कई सारी कीमती चीजें बरामद होती है। दूसरी तरफ ऑफिसर गोविंद प्रिया को सेफली एयरपोर्ट तक पहुंचा देता है, जिसके बाद प्रिया एल्डेरा से मुंबई वाली फ्लाइट में बैठ जाती है। इस मिशन में जो इकलौता शख्स नाकाम हुआ है उसका नाम है ऑफिसर पटेल। रंजीत के लोग पटेल को बंधक बना लेते हैं, जिसके बाद मिंटी रमेश भाई को इस बारे में खबर करती है। फिर रमेश खुद पटेल से बात करता है। पटेल रमेश को समझाता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, अर्जुन ने सभी ऑफिसर्स को काम पर लगा दिया और इसीलिए मुझे भी ये सब करना पड़ा। जिस समय पटेल रमेश से बात कर ही रहा था, तभी DRI ऑफिसर की एक टीम घर के अंदर घुस जाती है। अब पटेल तुरंत रमेश का फोन काट देता है, जिसके बाद DRI ऑफिसर्स मिंटी और उसके आदमियों को अरेस्ट कर लेते हैं। दरअसल पटेल ने पहले से ही गाड़ी वाले आदमी के फोन से DRI ऑफिसर्स को अपनी लोकेशन भेज दी थी। पटेल जानता था कि अब रंजीत का बचना बहुत ही मुश्किल है और इसीलिए उसने पार्टी बदल ली। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं प्रिया अब एल्डेरा से वापस आ गई थी। फिर अर्जुन प्रिया को देखते ही उसको अपने गले से लगा लेता है। अब चलते हैं हमारी स्मगलिंग की दुनिया की तरफ। दोस्तों, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि IB और CBI की तरह कस्टम डिपार्टमेंट के पास भी अपनी एक खुफिया एजेंसी है, जिसको कोइन कहते हैं। कोइन यानी कस्टम ओवरसीज इंटेलिजेंस नेटवर्क। उदाहरण के तौर पर एक क्रिकेटर ने रोम में रहकर लगभग 14 से 15 करोड़ रुपए का सामान खरीदा और अब उस सामान पर 22% का वैट लागू होता है, यानी लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए। लेकिन उस क्रिकेटर ने अपने 15 करोड़ के सामान के ऊपर सारा टैक्स बचा लिया और चुपचाप उस सामान को इंडिया में ले आया। लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कोइन की टीम विदेश में रहते हुए हर बड़े ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखती है। जैसे ही कोइन को पता चला कि क्रिकेटर ने अपनी शॉपिंग पर वैट फीस नहीं भरी, तो ये खबर तुरंत कस्टम ऑफिसर्स तक पहुंचा दी जाती है, जिसके बाद अर्जुन एयरपोर्ट पर ही उस क्रिकेटर को पकड़ लेता है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कोइन की टीम किस तरह से काम करती है। दूसरी तरफ रंजीत और उसके आदमी गुस्से से पागल हो रहे थे, क्योंकि एयरपोर्ट पर उनका सारा माल पकड़ा गया था। अब ये खबर सनसनी की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है। तभी हम राहुल को देखते हैं, जो अभी भी उस रेगिस्तान के अंदर फंसा हुआ था। राहुल जैसे तैसे उस रेगिस्तान को पार कर लेता है, जिसके बाद वो अन्ना को फोन लगाता है और उनको अपनी लोकेशन देता है। फिर अन्ना और सुरेश एक एम्बुलेंस लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। 2 दिन तक खाना और पानी न मिलने की वजह से
राहुल की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तभी रंजीत अन्ना के पास फोन करता है और पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। फिर अन्ना उसको बताता है कि ये सारा खेल उस लड़की का खेला हुआ है, उसने हमारे सारे राज जान लिए और राहुल को धोखा देकर भाग गई। तभी अन्ना रंजीत को कहता है कि हमें 2-3 कस्टम ऑफिसर्स को खत्म कर देना चाहिए ताकि बाकी के ऑफिसर्स खुद ब खुद पीछे हट जाएं। लेकिन तभी रंजीत अन्ना को कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे क्योंकि मुझे इस धंधे में खून खराबा नहीं चाहिए। फिर वो अन्ना को कहता है कि हम कस्टम ऑफिसर्स को दोबारा से समझाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें उस धोखेबाज लड़की को पकड़ना होगा जिसने हमारा ये पूरा प्लान खराब कर दिया। अब अन्ना रंजीत की बात अच्छे से समझ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं चीफ कमिश्नर गौतम प्रकाश को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसको मिशन सक्सेसफुल होने के लिए बधाई देता है। फिर गौतम प्रकाश को कहता है कि तुम्हें एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए बैंकॉक जाना होगा और प्रकाश गौतम की ये बात मान भी लेता है। दूसरी तरफ अर्जुन प्रिया का हुलिया बदलकर उसको एयरपोर्ट से बाहर ले जाता है, लेकिन जब अर्जुन और प्रिया वहां से जाने लगते हैं तो एक कस्टम ऑफिसर उनको देख लेता है। फिर वो ऑफिसर तुरंत रमेश भाई के पास फोन करता है और उनको खबर देता है कि प्रिया एक मुसलमानी बुर्का पहनकर अर्जुन के साथ भाग रही है। अब रमेश को जैसे ही ये खबर मिलती है वो तुरंत अपने आदमियों को काम पर लगा देता है। फिर कुछ देर बाद रमेश के 2 आदमी अर्जुन और प्रिया को मारने पहुंच जाते हैं। अर्जुन उन दोनों मुस्टुंडों को देखकर पीछे हट जाता है और प्रिया को कहता है कि शुरू हो जाओ। फिर प्रिया बुर्के के अंदर से ही उन दोनों को मारना शुरू कर देती है। वो दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि प्रिया के अंदर अचानक से इतनी ताकत कैसे आ गई, लेकिन जैसे ही एक आदमी प्रिया का बुर्का हटाकर देखता है तो उस बुर्के के अंदर कामत थी। फिर कामत उन दोनों आदमियों को मार मार कर उनकी हड्डी पसली एक कर देती है। फिर अर्जुन कामत को रोक देता है और समझाता है कि अब बस करो, नहीं तो ये मारे जाएंगे। फिर अर्जुन गुज्जर को फोन करके प्रिया का हालचाल पूछता है। दरअसल अर्जुन को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि रंजीत और उसके आदमी प्रिया को मारना चाहते हैं और इसीलिए उसने गुज्जर की हेल्प से प्रिया को सेफ हाउस में भिजवा दिया था। तभी रात के वक्त कस्टम ऑफिसर्स पार्टी करते हैं क्योंकि आज उन्होंने एक बहुत बड़े मिशन को अंजाम दिया था। सभी ऑफिसर्स पटेल की बहादुरी देखकर बहुत खुश थे। फिर कुछ देर बाद अर्जुन सेफ हाउस जाकर प्रिया से मिलता है। प्रिया अर्जुन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर अर्जुन पूरी रात प्रिया के साथ ही बिताता है। फिर अगले दिन अर्जुन और उसकी टीम रंजीत के खास स्मगलर्स असलम और मुकीम से पूछताछ करने के लिए जाते हैं। असलम अर्जुन से साफ साफ कह देता है कि हमें चौधरी सिंडिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, हमारा काम सिर्फ माल उतारना है और इसके अलावा हमें कोई भी जानकारी नहीं दी जाती। लेकिन अर्जुन को पता था कि असलम झूठ बोल रहा है। फिर वो अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को मार मार कर इनकी चमड़ी उधेड़ दो। फिर सज्जन और विल्सन अपने काम पर लग जाते हैं। अब इतनी मार पड़ती देखकर मुकीम सच बताने के लिए राजी हो जाता है और फिर अर्जुन विल्सन को रोक देता है। मुकीम अर्जुन को बताता है कि हमारे मेन बॉस रमेश भाई हैं। माल कब उतारना है और कहां पर उतारना है ये सब रमेश भाई को ही पता होता है। अब अर्जुन अपने सभी ऑफिसर्स के साथ रमेश को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ प्रकाश बैंकॉक पहुंच जाता है। गौतम प्रकाश को फोन करके बताता है कि बाहर कोई शख्स तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर प्रकाश जब बाहर जाकर देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि बाहर कोई और नहीं बल्कि रंजीत का राइट हैंड शर्मा प्रकाश को लेने के लिए आया था। फिर शर्मा प्रकाश को सीधा रंजीत के पास लेकर जाता है। अब प्रकाश को भी एहसास हो जाता है कि उसको बैंकॉक में क्यों भेजा गया है। अब रंजीत भी प्रकाश से घुमा फिरा कर बात नहीं करता बल्कि खुला खुला ऑफर देता है कि मेरे साथ हाथ मिला लो। लेकिन प्रकाश रंजीत की बात सुनकर हंसने लगता है। तभी रंजीत उसको कहता है कि तुम्हारी टीम में आधे से ज्यादा ऑफिसर्स मेरे टुकड़ों पर पल रहे हैं। मेरी सिंडिकेट गौतम पटेल कस्टम कांस्टेबल और भी कई ऑफिसर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है जिनके सपने औकात से बहुत ज्यादा बड़े हैं। फिर रंजीत प्रकाश के सामने ब्लैंक चेक रख देता है और कहता है कि इसमें जितनी भी रकम चाहो भर लो। लेकिन प्रकाश रंजीत का ब्लैंक चेक ठुकरा देता है और वापस अपने रूम में आ जाता है। प्रकाश ने कभी भी नहीं सोचा था कि चीफ कमिश्नर गौतम भी रंजीत के साथ मिला होगा। दूसरी तरफ असलम मुकीम से बहुत ज्यादा नाराज था। मुकीम असलम को समझाता है कि मैं कोर्ट में अपनी बात से पलट जाऊंगा और फिर हम दोनों बच जाएंगे। लेकिन तभी असलम मुकीम का सिर पकड़कर दीवार में दे मारता है और उसका काम तमाम कर देता है। फिर वो एक प्लान बनाता है। दूसरी तरफ अर्जुन और बाकी ऑफिसर्स रमेश के घर की तलाशी ले रहे थे क्योंकि रमेश पुलिस के डर से कहीं पर छुपा बैठा था। अर्जुन और उसके ऑफिसर्स घर का कोना कोना छान मारते हैं लेकिन उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता।
फिर कुलवीर मंदिर के अंदर तलाशी लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी रमेश की मां चिल्लाते हुए कहती है कि जूते पहनकर मंदिर में मत जाओ। अब अर्जुन और कुलवीर बाहर से ही मंदिर की तलाशी लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद सभी ऑफिसर्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। अर्जुन को अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि रमेश अचानक कहां पर गायब हो गया। फिर अर्जुन और बाकी ऑफिसर्स बाहर चले जाते हैं, लेकिन कुलवीर को शक हो जाता है कि जरूर उस मंदिर में कुछ तो गड़बड़ थी, जिसके बाद वो दोबारा से उस मंदिर में जाकर देखता है और इस बार कुलवीर को वहां पर एक अंडरग्राउंड दरवाजा मिल जाता है, जहां रमेश और उसके साथी छुपे बैठे थे। तभी जब अर्जुन और बाकी के ऑफिसर्स बाहर तलाशी ले रहे थे तो उनको गोली चलने की आवाज आती है। फिर अर्जुन तुरंत अंदर जाकर देखता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि रमेश अब मर चुका था और ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि कुलवीर ने ही चलाई थी। फिर वो रोते हुए अर्जुन को कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, हमारे बीच हाथापाई हो गई थी और पता नहीं कैसे रमेश को गोली लग गई। अब अर्जुन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो प्रकाश को क्या जवाब देगा। तभी अर्जुन को एक फोन कॉल आती है और उसे पता चलता है कि मुकीम भी मर चुका है और असलम कस्टम ऑफिसर्स पर ही झूठा इल्जाम लगा रहा है कि उन्होंने ही मुकीम को मारा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड की शुरुआत में हम प्रकाश को देखते हैं, जो बैंकॉक से वापस आ गया था। प्रकाश अपने कैबिन में कदम रखते ही अर्जुन और बाकी के ऑफिसर्स पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि सिर्फ 2 दिनों के लिए प्रकाश यहाँ से गया था और इन्हीं 2 दिनों के अंदर अंदर इन सब ने कबाड़ा कर दिया। अर्जुन प्रकाश को समझाता है कि इसमें कुलवीर की कोई भी गलती नहीं है। रमेश ने कुलवीर को शूट करने की कोशिश की और कुलवीर अपना बचाव कर रहा था और इसी बचाव में रमेश को गोली लग गई। प्रकाश को पता है कि उसके ऑफिसर्स कभी भी झूठ नहीं बोलते, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कमिश्नर को क्या जवाब देगा। फिर प्रकाश गौतम के ऑफिस में जाकर उससे बात करता है। फिर गौतम प्रकाश को देखते ही उसको सस्पेंशन ऑर्डर की एक लिस्ट पकड़ा देता है, जिसके मुताबिक प्रकाश के अंडर जितने भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन प्रकाश भी गौतम को साफ साफ कह देता है कि मेरा एक भी ऑफिसर सस्पेंड नहीं होगा। गौतम प्रकाश की बात सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन तभी प्रकाश उनको कहता है कि आपने चौधरी सिंडिकेट के साथ हाथ मिलाकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। अब मैं खुद मेरी टीम को गाइड करूंगा और चौधरी का बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर इतना कहकर प्रकाश वहां से चला जाता है। अब गौतम तुरंत ये खबर रंजीत तक पहुंचा देता है, जिसके बाद रंजीत अपने खास आदमियों से बात करता है कि इन कस्टम ऑफिसर्स को कैसे रोका जाए। अन्ना और शर्मा का मानना था कि इनमें से 2-3 कस्टम ऑफिसर्स को खत्म कर देना चाहिए, ताकि बाकी के ऑफिसर्स खुद ब खुद शांत होकर बैठ जाएं। लेकिन मिसिस सैयद और जूनियर चौधरी समझाते हैं कि कस्टम ऑफिसर्स को खत्म करना कोई परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि ईमानदार ऑफिसर की ईमानदारी कभी भी जाग सकती है। अब चौधरी सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसको इन कस्टम ऑफिसर्स के साथ करना क्या चाहिए। तभी सुरेश चौधरी को कहता है कि मेरे पास एक बीच का रास्ता है, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर जब वो चौधरी को अपना प्लान बताता है तो चौधरी को उसका प्लान बहुत पसंद आता है। लेकिन अब चौधरी और सुरेश मिलकर क्या करने वाले हैं ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अब रंजीत अपने प्लान को शुरू करने से पहले अर्जुन को फोन लगाता है और खबर देता है कि कल मेरे 2 आदमी सुशील वर्मा और अतुल राठौड़ 25-25 किलो सोना लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड होंगे। अब अर्जुन के लिए सलाह ये थी कि वो उन दोनों आदमियों को नहीं रोकेगा। फिर अर्जुन रंजीत से पूछता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? रंजीत कहता है कि बड़ों की बात माननी चाहिए। फिर इतना कहकर रंजीत फोन काट देता है। अब अर्जुन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि रंजीत के इस फोन कॉल का क्या मतलब है। उसने खुद ही अपने आदमियों के बारे में क्यों बताया। अगले सीन में हम कामत को देखते हैं, जो अपनी बेटी को स्कूल से घर ला रही थी। फिर रास्ते में 2 गुंडे कामत की बेटी पर एसिड फेंक कर भाग जाते हैं। अब अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर कामत की भी चीख निकल जाती है। दूसरी तरफ गुज्जर जब जॉगिंग कर रहा था तो रघु उसके पास आता है और उसको धक्का देकर शूट कर देता है। अगले सीन में हम अर्जुन को देखते हैं, जिसको अर्जेंटली कस्टम डिपार्टमेंट में बुलाया गया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कस्टम डिपार्टमेंट में कामत की बेटी और गुज्जर दोनों ही मौजूद थे, यानी कि दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। फिर कामत अर्जुन को बताती है कि चौधरी के आदमियों ने मेरी बेटी के ऊपर सिर्फ मिर्ची पाउडर वाला पानी फेंका था और जाते जाते वो धमकी देकर गए हैं कि अगर बड़े चौधरी की बात नहीं मानी तो अगली बार असली का एसिड होगा। और गुज्जर के ऊपर भी नकली गोलियां चलाई गई थी। और सिर्फ यही 2 नहीं बल्कि कस्टम डिपार्टमेंट के और भी ऑफिसर्स हैं
जिनको धमकी भरे फोन आए थे। अब वो सभी ऑफिसर्स काफी ज्यादा डरे हुए थे। फिर अर्जुन और प्रकाश दोनों ही मिलकर तय करते हैं कि हम लोग उन दोनों स्मगलर्स को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त बाजी रंजीत के हाथ में है। फिर अर्जुन सभी ऑफिसर्स को सख्त ऑर्डर देता है कि कोई भी उन दो पोपटों को नहीं पकड़ेगा। फिर अगले दिन सुशील और अतुल आसानी से एयरपोर्ट चेकिंग से निकल जाते हैं। इस समय अर्जुन, कामत और गुज्जर तीनों ही एयरपोर्ट पर मौजूद थे, लेकिन उनमें से कोई भी उन दोनों स्मगलर को नहीं पकड़ता। फिर कुछ देर बाद जब अतुल और सुशील गुज्जर के पास से निकल रहे थे तो गुज्जर का माथा ठनक जाता है, इसलिए वो उन दोनों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है। जिसके बाद अर्जुन और कामत भी गुज्जर को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर गुज्जर चिल्लाते हुए कहता है कि हिंदुस्तान में तस्करी करने वाले हर एक स्मगलर का यही हाल होगा। फिर एयरपोर्ट पर मौजूद सभी लोग गुज्जर की बहादुरी देखकर तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन गुज्जर को कोई अंदाजा भी नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। कुछ ही घंटों में ये खबर और गुज्जर की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, जिसके बाद अरबाब रंजीत को फोन करके कहता है कि उमार साहब आपसे मिलना चाहते हैं। दरअसल रंजीत के लोग जितना भी सोना स्मगल करते थे वो सोना अमार के पास आता था और इन दिनों अमार का बहुत सारा नुकसान भी हो रहा था, लेकिन रंजीत तो उमार से मिलना ही नहीं चाहता था। तभी अरबाब उसको कहता है कि मैं पूछ नहीं रहा बल्कि आपको बता रहा हूँ, और इतना कहकर वो फोन काट देता है। दूसरी तरफ रात को जब अर्जुन और गुज्जर ड्रिंक कर रहे थे तो अर्जुन गुज्जर पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी इस बेवकूफी का खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। अर्जुन की बात सुनकर गुज्जर रोने लगता है। फिर कुछ देर बाद प्रकाश वहां पर आता है और गुज्जर की बहादुरी के लिए उसको सलाम करता है। फिर वो गुज्जर और अर्जुन को कहता है कि तुम्हारी ये बहादुरी आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगी। प्रकाश की बातें सुनकर गुज्जर का मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। फिर अर्जुन गुज्जर को घर ड्रॉप करके वहां से चला जाता है। जिस समय गुज्जर अपने घर की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो वो देखता है कि उसके सामने मीनाक्षी खड़ी है। अब मीनाक्षी को भी एहसास हो जाता है कि उसने गुज्जर के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर वो रोते हुए गुज्जर को सॉरी कहती है और फिर वो आई लव यू भी कह देती है, लेकिन गुज्जर मीनाक्षी की बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अब मीनाक्षी समझ जाती है कि गुज्जर ने उसको माफ नहीं किया। फिर वो मीनाक्षी को अंदर चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी मीनाक्षी उसको कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर तभी आऊंगी जिस दिन तुम मुझको माफ कर दोगे, और इतना कहकर मीनाक्षी रोते हुए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन जब अपने घर पर जा रहा था तो उसके पास रंजीत का फोन आता है और वो गुस्से में कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर वो अर्जुन को एक डोरबेल की आवाज सुनाता है और कहता है कि ये डोरबेल की आवाज तुम्हारे दोस्त गुज्जर के घर से आ रही है। अर्जुन समझ जाता है कि गुज्जर खतरे में है, इसलिए वो तुरंत गुज्जर को बचाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ रघु और उसके आदमी गुज्जर के घर के बाहर खड़े थे। गुज्जर को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो रघु का हाथ दरवाजे के बीच में ही दबा देता है। फिर गुज्जर और रघु के बीच में हाथापाई होने लगती है। गुज्जर उन दोनों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है, लेकिन इस लड़ाई में गुज्जर भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर रघु मौका देखते ही गुज्जर को पीछे से शूट कर देता है और जब थोड़ी देर बाद अर्जुन गुज्जर के घर पर पहुंचता है तो वहां पर उसको गुज्जर की लाश मिलती है। अब अर्जुन अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर रोने लगता है। फिर अगली सुबह प्रकाश और DRI ऑफिसर्स वहां पर आकर गुज्जर के घर की तलाशी लेते हैं और उनको वहां पर 50 लाख रुपए कैश बरामद होता है। अब अर्जुन को ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी। तभी वो देखता है कि सभी लोग गुज्जर के शोक में रो रहे हैं, लेकिन कुलवीर हंस हंसकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। अब अर्जुन को कुलवीर पर शक होने लगता है, क्योंकि पिछली बार जब अर्जुन और उसकी टीम रमेश के घर की तलाशी ले रही थी तो अर्जुन ने खुद कुलवीर को कहा था कि मंदिर में कुछ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कुलवीर दोबारा उस मंदिर को चेक करने के लिए गया। अब अर्जुन समझ जाता है कि कुलवीर जरूर चौधरी के साथ ही मिला हुआ है, जिसके बाद वो कुलवीर को बहाने से लोकल पुलिस स्टेशन में लेकर जाता है। पुलिस स्टेशन में पहुंचते ही अर्जुन उसको जोर से थप्पड़ देता है और कहता है, सच बताओ तुमने रमेश को क्यों मारा। अब कुलवीर अर्जुन की ये बात सुनकर घबरा जाता है, लेकिन बताता कुछ भी नहीं। फिर अर्जुन कुलवीर को घसीटते हुए अंदर लेकर जाता है और एक पुलिस ऑफिसर से कुलवीर का स्टेटमेंट लेने के लिए कहता है। अब कुलवीर बुरी तरह से फंस गया था, जिसके बाद उसको सारी सच्चाई बतानी ही पड़ती है। दरअसल रमेश के घर पर जाने से पहले शर्मा ने कुलवीर के पास फोन किया और कहा कि रमेश को मार डालो, बदले में तुम्हें 1 करोड़ रुपया मिलेगा। और कुलवीर को ये ऑफर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि रमेश वैसे भी एक क्रिमिनल है, यानी देश और समाज का दुश्मन, और ऊपर से उसको मारने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि भी मिल रही है। फिर कुलवीर तुरंत ही शर्मा के साथ डील कर लेता है और रमेश को मारने के बाद शर्मा भी कुलवीर के पास 1 करोड़ रुपए पहुंचा देता है।
कुलवीर की बातें सुनकर अर्जुन की आंखों में खून उतर आता है, क्योंकि उसने पैसों के लिए किसी की जान ले ली। इतने में अर्जुन के पास रंजीत का फोन आ जाता है और वो अर्जुन को कहता है कि तुम वहां पर कुलवीर की खबर ले रहे हो और वहां मेरे आदमी उस सेफ हाउस के बाहर खड़े हैं। रंजीत की बात सुनकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सेफ हाउस के अंदर प्रिया थी। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है अर्जुन से। अर्जुन जब प्रिया के पास जाता है तो प्रिया बिल्कुल सेफ थी। प्रिया को सही सलामत देखकर अर्जुन की जान में जान आ जाती है, लेकिन तभी रंजीत अर्जुन के पास फोन करता है और कहता है कि इस बार तो हमने प्रिया को छोड़ दिया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। और इतना कहकर रंजीत फोन काट देता है। फिर अर्जुन प्रिया को फौरन सामान पैक करने के लिए कहता है, क्योंकि प्रिया यहाँ पर सेफ नहीं थी। प्रिया अर्जुन की बात सुनकर नाराज हो जाती है, क्योंकि अर्जुन ने उससे वादा किया था कि इस सेफ हाउस में उसको कुछ नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि अगले दिन जब प्रकाश कस्टम ऑफिसर्स के नाम पर रिवॉर्ड्स चेक कर रहा था, तो उसको पता चलता है कि गुज्जर ने अपने खबरी के लिए 50 करोड़ रुपए की घड़ियां इनाम में दी थी। लेकिन प्रकाश को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि अर्जुन की खबरी थी प्रिया, लेकिन गुज्जर ने कभी भी अपने खबरी का जिक्र ही नहीं किया। फिर प्रकाश अर्जुन को अपने ऑफिस में बुलाता है। अर्जुन भी प्रकाश को यही जवाब देता है कि मुझे गुज्जर के खबरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर जब अर्जुन अकेला बैठकर अपने दोस्त गुज्जर को याद कर रहा था, तो उसके पास मीनाक्षी आती है। मीनाक्षी अर्जुन को बताती है कि जब मैं और गुज्जर हर रोज मिला करते थे, तो गुज्जर ने मुझको कहा था कि अगर भविष्य में मुझे कुछ हो गया तो मेरे दोस्त अर्जुन को एक नाम बता देना, और वो नाम था सुपरिटेंडेंट श्रीकांत सक्सेना। अब श्रीकांत का नाम सुनकर अर्जुन हैरान हो जाता है। दरअसल श्रीकांत सक्सेना एक ईमानदार कस्टम ऑफिसर था, जो 12 साल पहले ही कस्टम डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुका था। दूसरी तरफ रंजीत भी उमार साहब से मिलने के लिए चला जाता है। उमार रंजीत को सीधा सवाल पूछता है कि मेरे पैसे वापस कब दोगे, क्योंकि 500 किलो सोना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। फिर जवाब में रंजीत कहता है कि मैं आपके सारे पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। जिस समय रंजीत उमार से बातें कर रहा था, तो कोई शख्स उसको बार बार फोन कर रहा था। फिर उमार रंजीत को कहता है तुम फोन उठा लो, जिसके बाद रंजीत साइड में जाकर उस शख्स से बात करता है। वो शख्स रंजीत को बताता है कि तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि प्रिया को केवल गोल्ड और गोल्ड पाउडर के बारे में ही पता था, जबकि वो बेशकीमती घड़ियों की जानकारी किसी और खबरी ने ही कस्टम डिपार्टमेंट तक पहुंचाई थी। अब रंजीत ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिलहाल इसको खबरी की नहीं बल्कि पैसों की टेंशन थी, क्योंकि अगर उमार को उसका पैसा नहीं मिला तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब रंजीत एक प्लान बनाता है और उस शख्स को कहता है कि कुछ भी करके मेरा 2 टन माल मुंबई एयरपोर्ट से बाहर करवाओ। और ये बात जानकर आप भी हैरान हो जाओगे कि रंजीत जिस शख्स के साथ बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि प्रकाश था। दरअसल जब गौतम ने प्रकाश को बैंकॉक भेजा, तो रंजीत को पता चल गया था कि प्रकाश भी एक करप्ट ऑफिसर है। फिर रंजीत प्रकाश से पूछता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ हाथ मिलाना ही था तो हमारा इतना सारा माल क्यों पकड़ा। जवाब में प्रकाश उसको सिर्फ एक ही शब्द कहता है, कीमत। दरअसल प्रकाश रंजीत को दिखाना चाहता था कि वो चौधरी सिंडिकेट के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, ताकि उसको उसकी सही कीमत मिल सके। अब रंजीत उमार साहब से बात करके 2 टन माल और उठवा लेता है, जिसके बाद रंजीत, अन्ना, सुरेश और राहुल मिलकर ये तय करते हैं कि ये माल कब और कैसे पहुंचाना है। दूसरी तरफ प्रिया अपना सामान पैक करके कहीं पर जा रही थी, क्योंकि प्रिया को अंदाजा हो गया था कि अब वो किसी भी सेफ हाउस के अंदर सेफ नहीं है, और इसीलिए प्रिया अब ऐसे इंसान के पास जा रही थी जो किसी भी कीमत पर प्रिया की हेल्प करेगा। दूसरी तरफ चौधरी जब गोल्ड एक्सपोर्ट को लेकर थोड़ा टेंशन में था, तो सुरेश माल एक्सपोर्ट करने का बढ़िया तरीका ढूंढ निकालता है। दरअसल हाल ही में 40 इंडियन टूरिस्ट की किसी हादसे में मौत हो गई थी, और उनके ताबूत के जरिए सोना एक्सपोर्ट करना सबसे बेस्ट प्लान होगा। रंजीत और अन्ना को ये आइडिया काफी पसंद आता है, जिसके बाद रंजीत 40 ताबूत के अंदर लगभग 2 टन सोना रखवा देता है। दूसरी तरफ अर्जुन श्रीकांत के घर पर आकर उससे मिलता है। श्रीकांत को पहले से ही पता था कि अर्जुन उससे मिलने के लिए जरूर आएगा। फिर श्रीकांत अर्जुन को बताते हैं कि तुम जिस इन्फॉर्मर को ढूंढ रहे हो वो सालों से मेरे और गुज्जर के लिए काम कर रहा है। जिस समय श्रीकांत अर्जुन को ये सब बता रहे थे, तो उसी समय इन्फॉर्मर का फोन आ जाता है, और ये जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे कि वो इन्फॉर्मर कोई और नहीं बल्कि सुरेश था। सुरेश पिछले 12 सालों से श्रीकांत के लिए ही काम कर रहा था। दरअसल 12 साल पहले श्रीकांत ने सुरेश को रंगे हाथों मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ लिया था। उस वक्त चौधरी सिंडिकेट इतना मशहूर नहीं हुआ करता था, और इसीलिए सुरेश रंजीत के लिए पोपट का काम करता था।
फिर जब सुरेश पकड़ा गया तो वो श्रीकांत से अपनी लाइफ की भीख मांगने लगता है क्योंकि सुरेश की पत्नी बहुत ही बीमार थी। फिर श्रीकांत को उस पर दया आ जाती है, जिसके बाद श्रीकांत सुरेश को कहता है कि फिलहाल तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए खबरी का काम करना होगा। सुरेश उनकी बात समझ नहीं पाता, लेकिन श्रीकांत उनको कहते हैं कि अगर मेरे लिए काम करोगे तो पैसे भी मिलेंगे और इज्जत भी। फिर सुरेश श्रीकांत की बात मान लेता है। उस दिन से सुरेश ने चौधरी सिंडिकेट में अपने पांव जमाने शुरू कर दिए और उसका नतीजा ये निकला कि आज सुरेश रंजीत के खास आदमियों में से एक है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। सुरेश श्रीकांत को बताता है कि परसों चौधरी का 2 टन माल डेड बॉडीज के ताबूत के जरिए एक्सपोर्ट किया जाने वाला है, एयरपोर्ट पर उतरने वाला है। फिर श्रीकांत सुरेश को कहता है कि मुझे हर 6 घंटे में खबर देते रहना, और फिर वो फोन काट देता है। अब श्रीकांत यही खबर अर्जुन को भी दे देता है। दूसरी तरफ सुरेश जब ताबूत में माल रखवा रहा था तो राहुल पीछे से आकर सुरेश को बेहोश कर देता है। दरअसल राहुल और अन्ना को पता चल गया था कि सुरेश गद्दार है, जिसके बाद रंजीत अपने आदमियों से कहकर सुरेश की चमड़ी उधेड़ देता है। तभी रात के वक्त श्रीकांत अर्जुन के पास फोन करते हैं और बताते हैं कि मेरे खबरी को पकड़ लिया गया है। अब श्रीकांत को कुछ भी करके अपने खबरी को बचाना था, इसलिए वो अर्जुन से मदद मांगते हैं। फिर अर्जुन श्रीकांत को समझाता है कि ये काम आसान नहीं है, क्योंकि सुरेश ने जो किया है उसके बाद तो रंजीत उसको जान से मार देगा। अगले सीन में हम प्रिया को देखते हैं, जो खुद को बचाने के लिए अल डेरा आ गई थी। फिर राहुल एयरपोर्ट से प्रिया को पिक करने के लिए आता है। प्रिया को लग रहा था कि शायद राहुल ने उसको माफ कर दिया होगा, लेकिन जैसे ही प्रिया राहुल से प्यार जताने की कोशिश करती है तो राहुल उसको जोर से थप्पड़ लगा देता है। अब राहुल प्रिया को लेकर सीधा रंजीत के पास पहुंच जाता है। दूसरी तरफ अर्जुन और उसकी टीम रंजीत का माल पकड़ने के लिए 40 ताबूतों वाले प्लेन को चेक कर रहे थे, लेकिन रंजीत तो अपना माल कार्गो प्लेन के जरिए मुंबई में सेफली लैंड करवा देता है। इस समय रंजीत के लोग अर्जुन के पीछे से कार्गो बॉक्सेस को लेकर जा रहे थे, लेकिन अर्जुन तो उनको देखकर भी अनदेखा कर देता है, क्योंकि उसको यकीन था कि माल ताबूत के अंदर ही होगा। फिर प्रकाश खुद कार्गो कंपनी में जाकर उन बॉक्सेस को अपने हिसाब से उतरवा लेता है। दूसरी तरफ प्रिया इस समय रंजीत के सामने खड़ी थी। प्रिया रंजीत को कहती है कि मैं यहाँ पर खास मकसद से आई हूँ, और वो मकसद है आपकी हेल्प करना। दरअसल प्रिया को पता था कि सुरेश कभी भी उस आदमी का नाम नहीं बताएगा जिसके लिए वो काम किया करता था, और इसीलिए प्रिया यहाँ पर आई है। फिर प्रिया रंजीत को कहती है कि मैं सुरेश को अपनी बातों में उलझाकर उस आदमी का नाम उगलवा सकती हूँ, और रंजीत भी प्रिया की बात मान लेता है। जिसके बाद रंजीत के आदमी सुरेश को प्रिया के सामने लाकर पटक देते हैं। इन लोगों ने सुरेश को इतना मारा था कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। फिर प्रिया सुरेश के पास जाती है और धीरे से उसके कान में कहती है, सुरेश काका बस थोड़ी देर और, फिर हम सभी यहाँ से बाहर होंगे। इसका मतलब प्रिया फिर से रंजीत और राहुल के साथ गेम खेल रही है। दूसरी तरफ अर्जुन को जब सारे ताबूत खाली मिलते हैं तो वो परेशान हो जाता है। तभी अर्जुन को गुज्जर की याद आने लगती है, जो कि अर्जुन को कहता है कि अगर 12 घंटे पहले तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा माल एयरपोर्ट पर उतरते ही पकड़ा जाएगा तो तुम क्या करोगे। फिर अर्जुन को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि सुरेश के पकड़े जाने के बाद चौधरी ने अपना प्लान बदल लिया होगा। तभी अर्जुन को उस कार्गो ट्रक का ख्याल आता है, जिसके बाद अर्जुन और उसकी टीम सीधा कार्गो कंपनी में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ प्रिया जब सुरेश से पूछताछ कर रही थी तो गोविंद अपनी फौज लेकर वहां पर आ जाता है और रंजीत और उसके आदमियों को चारों तरफ से घेर लेता है। दरअसल अर्जुन ने जानबूझकर प्रिया को एल्डेरा भेजा था ताकि प्रिया सुरेश की जान बचा सके। प्रिया के वहां पर पहुंचने के बाद राहुल से पहले गोविंद प्रिया से मिलता है और उसको एक रिंग देता है जिसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था। फिर उसी रिंग की हेल्प से गोविंद और उसके ऑफिसर्स रंजीत के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। अब गोविंद रंजीत, अन्ना और राहुल को गिरफ्तार कर लेता है और दूसरी तरफ अर्जुन और उसकी टीम प्रकाश को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, जो कि 2 टन सोना स्मगल करने में रंजीत का साथ दे रहा था। फिर कामत प्रकाश की इस हरकत पर उसको जोरदार तमाचा मारती है और अर्जुन प्रकाश को अरेस्ट कर लेता है। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं अर्जुन और उसकी टीम का सम्मान किया जाता है, क्योंकि उन्होंने आज तक की सबसे बड़ी तस्करी को नाकाम कर दिया था। और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।